आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आसाम के दौरे पर पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में मारूफ गोपीनाथ बोरदोलोई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जदीद तरीन टर्मिनल इमारत का किया इफ्तिताह। मगरबी बंगाल में 3,200 करोड़ रुपए के 2 कौमी शाहराहों के मंसूबों का इफ्तिताह। वजीर आजम ने टेलीफोन के जरिए प्रोग्राम से किया खिताब। कहा, दरअंदाजों को बचाने के लिए SIR की मुखालफत कर रही हैं ममता बनर्जी। बीजेपी का राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर हमला। कहा, मुल्क दुश्मन ताकतों के साथ मिले हैं राहुल गांधी और ममता बनर्जी, और हिंदू जज्बात की तौहीन का भी लगाया इल्जाम। पूरे शुमाली भारत में शदीद सर्दी की लहर। दारुल हुकूमत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में बढ़ी ठंड। कम विजिबिलिटी से हवाई और रेल खदमात भी मुतासिर। और 2026 के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सूर्या कुमार यादव कप्तान और अक्षर पटेल नायब कप्तान मुकर्रर। ईशान किशन की टीम में वापसी। शुभमन गिल को नहीं मिली जगह। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आसाम के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वजीर आजम ने गुवाहाटी में मारूफ गोपीनाथ बोरदोलोई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। ये तौसीशुदा मरबूत टर्मिनल इमारत तकरीबन 1.4 लाख मुरब्बा मीटर पर मुहित है और इसमें सालाना 1.3 करोड़ मुसाफिरों की गुंजाइश है। ये इमारत आसाम के हयातियाती तनव्वुर और सकाफती विरसे से मुतासिर है। ये प्रोजेक्ट आसाम के राब्ते, इक़्तिसादी तौसी और आलमी राब्ते में एक संग मील है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर मकबूल गोपीनाथ बोरदोलोई के एक अज़ीमुश्शान मुजस्समे की नकाब कुशाई की। वज़ीर आज़म ने टर्मिनल की नई इमारत का इफ्तिताह करने के बाद एक जलसे से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने आसाम समेत शुमाल मशरक़ की तरक्की के लिए अपनी वाबस्तगी का इज़हार करते हुए पिछली कांग्रेस हुकूमतों पर तंज़ किया। कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही और मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। मोदी कहता है, कांग्रेस वाले नॉर्थ ईस्ट जाएं या न जाएं, मुझे तो नॉर्थ ईस्ट और असम आते ही अपने लोगों के बीच होने का एहसास होता है। मोदी के लिए असम का विकास ये जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है और इसकी जवाबदेही भी है। वज़ीर आज़म ने कांग्रेस पार्टी पर आसाम की शनाख्त और सलामती दोनों को खतरे में डालने का इल्जाम लगाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस और इंडी इत्तेहाद दरअंदाजों की हिफाजत कर रहा है। बोरदोलोई जी ने आजादी के पहले तो आसाम को बचा लिया था, लेकिन उनके बाद कांग्रेस ने फिर से असम विरोधी और देश विरोधी काम शुरू कर दिए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। साथियों, आज हेमंता जी की सरकार और उनकी टीम के सभी साथी बहुत मेहनत से असम के संसाधनों को
इस गैर कानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। असम के संसाधन असम के लोगों के काम आए, इसके लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। केंद्र सरकार ने भी घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती की है। अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए उनकी पहचान भी कराई जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग खुलकर देश विरोधी एजेंडों पर उतर आए हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। इनके वकील कोर्ट में घुसपैठियों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए एफआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, तो इन लोगों को देश के हर कोने में तकलीफ हो रही है। ऐसे लोग असमिया भाई बहनों के हितों को नहीं बचाएंगे। ये लोग आपकी जमीन और जंगलों पर किसी और का कब्जा होने देंगे। इनकी देश विरोधी मानसिकता पुराने दौर की हिंसा और अशांति वाले हालात पैदा कर सकती है। और इसलिए मेरे आसाम के भाई बहन, हमें बहुत सावधान रहना है। जिस असम की अस्मिता के लिए बोरदोलोई जी जैसे लोगों ने जीवन भर अपना सब कुछ न्यौछावर किया, हमें उसकी रक्षा करनी है। वजीर आजम का असम में शानदार इस्तकबाल किया गया। गुवाहाटी में उनके इस्तकबाल के लिए एक बड़ा हुजूम जमा हुआ। इस मौके पर मुकामी फनकारों की जानिब से रंगारंग सकाफती परफॉर्मेंस भी पेश की गई। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी खराब मौसम की वजह से मगरबी बंगाल में 3200 करोड़ रुपए के 2 कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। गवर्नर सीवी बोस ने रिमोट बटन दबाकर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। एक टेलीफोनिक पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे और कोलकाता से सिलीगुड़ी के सफर के वक्त में 2 घंटे की कमी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो रियासत की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। आज बारासात से बराजगुली तक भी 4 लेन सड़क पर काम शुरू हुआ है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का विस्तार होगा। वजीर आजम ने मोबाइल फोन के जरिए मगरबी बंगाल के नादिया जिले में बीजेपी की एक रैली से खिताब किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस हुकूमत पर दरअंदाजों को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बहुत अफसोसनाक है कि तृणमूल कांग्रेस के अरकान गो बैक मोदी के नारे लगा रहे हैं। बेहतर होता अगर गो बैक घुसपैठिए का नारा लगाया जाता। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं।
लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। वजीर आजम ने कहा कि बाएं महाज की हुकूमत ने त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। बंगाल में भी टीएमसी में ही ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी दरअंदाजों की हिफाजत के लिए एसआईआर की मुखालफत कर रही है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। साथियों, हमारे बगल में त्रिपुरा देखिए, कम्युनिस्टों ने, लाल झंडे वालों ने, लेफ्टिस्टों ने 30 साल तक त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। त्रिपुरा की जनता ने हमें मौका दिया। हमने त्रिपुरा की जनता के सपनों के अनुरूप त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी, उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया और इसलिए अनेक गुना बुराइयां बढ़ गई और उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा तेज गति से बढ़ रहा है और बंगाल टीएमसी के कारण तेज गति से तबाह हो रहा है। साथियों, बंगाल को बीजेपी की एक ऐसी सरकार चाहिए जो डबल इंजन की गति से बंगाल के गौरव को फिर से लौटाने के लिए काम करे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। नई दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल में आज अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के जरिए एईपीसी एक्सीलेंस ऑनर्स 2023-24 और 2024-25 का इनेकाद किया गया। बतौर मेहमान खुसूसी नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने इस तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर 13 बरामद कुनंदगान को मलबूसात की बरामदात के शोबे में शानदार कारकर्दगी पर 11 कैटेगरीज में एजाजात से नवाजा गया, जबकि मुतादिद को सर्टिफिकेट भी पेश किए गए। तकरीब के दौरान नायब सदर जमहूरिया ने एईपीसी के कॉफी टेबल बुक थ्रेड्स ऑफ टाइम स्टोरी ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल भी जारी की, जिसमें टेक्सटाइल की एक भरपूर रिवायत से आलमी क़यादत तक भारत के सफ़र का पता चलता है। अपने खिताब में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि एईपीसी एक्सीलेंस ऑनर्स भारतीय मलबूसात के बरामद कुनंदगान की गैर मामूली शिराकत का जश्न है। उन्होंने कहा कि शोबा न सिर्फ कारोबारी महारत बल्कि तख्लीकी सलाहियतों, महारत और जज्बे को भी तक़वियत देता है। नायब सदर जमहूरिया ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय मलबूसात की सनत बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करती है, कारकुनों को बाइख्तियार बनाती है, खासतौर पर छोटे शहरों और देही इलाकों में रहने वालों को, और विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने में एक अहम सुतून है। The apparel and textile industry has decades been a vital pillar of India's economical growth. Not only here, you take any developed economy, the first contributor is always textile sector. India is the 6th largest exporter of textiles and apparels globally, which stands as a testament to the immense contribution of the textile industry in our nation's growth story. Cannot ignore textile industry in India, the reasons behind it. And it will grow, and I am sure you will be doubling your exports in the next 3 years. I am sure about it. और बीजेपी ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाया है।
बीजेपी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी गैर मुल्की सरजमी पर जाकर भारत को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बैरूनी सरजमीन पर भारत के दुश्मनों से मिलते हैं। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे भारत मुखालिफ एजेंडा करार दिया और अपोजिशन लीडर पर ऐसी ताकतों से मिली भगत करके भारत के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया। विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे मिलना, ये काम और कोई नहीं, भारत के अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं। बीजेपी ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके कहने पर मगरबी बंगाल में फिरका वाराना सियासत की जा रही है, बंगाल में हिंदुओं के जज्बात की तौहीन की जा रही है। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि मगरबी बंगाल में इंतखाबात होने वाले हैं और ममता बनर्जी जानती हैं कि वो हार रही हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, भगवान राम का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इससे हर हिंदू को बहुत पीड़ा भी है और वो आहत भी है। और दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत में सर्दी की लहर जारी है। कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट और रेल खदमात मुतासिर हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई परवाजें या तो मनसूख कर दी गई हैं या ताखीर से चल रही हैं। दूरदर्शन के नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे ने राजधानी को अपने आगोश में ले लिया है। इसके चलते राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी काफ़ी कम है। और यही नहीं, राजधानी दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर जहां मेरी मौजूदगी है, यहां पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जो आप फ्लाइट चेक इन इंफॉर्मेशन का बोर्ड देख रहे हैं, इसमें साफ साफ फ्लाइट की इंफॉर्मेशंस हैं। और आप समझिए कि यहाँ पर कई सारी उड़ानें जो यहाँ से संचालित होती हैं, उनका संचालन प्रभावित हुआ है। आप समझिए कि यहाँ से कुछ ऐसी फ्लाइट हैं जो देरी से चल रही हैं। स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या 6E और ये जो फ्लाइट अयोध्या के लिए जा रही है, ये फ्लाइट देरी से चल रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पंतनगर की जो फ्लाइट है वो भी यहाँ पर आप समझिए कि निरस्त बताई जा रही है। मुंबई की स्पाइस जेट की फ्लाइट है वो डिले चल रही है। तो ऐसी तमाम फ्लाइटें हैं जो यहाँ पर या तो कैंसिल हुई हैं या फिर उनके संचालन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुई है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने भी कुछ ऐसी ट्रेनों की संख्या जारी की है। मसलन लगभग 30 से 32 ट्रेनें हैं जो लेट चल रही हैं और इसका कहीं ना कहीं एक प्रमुख वजह है वो कोहरा और शीतलहर है। इसलिए यात्रियों को साफ तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट पर यह सलाह दी गई है कि आप अपनी यात्रा करने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन से अपने फ्लाइट के बारे में सारी जानकारी, सारी मालूमात हासिल कर लें कि आपकी फ्लाइट सही समय पर चल रही है या उसके परिसंचालन में कहीं कोई लेट लतीफी तो नहीं है। इसके अलावा आप समझिए कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एक मेमोरेंडम जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर एयरलाइंस कंपनियों को ये हिदायत दी गई है कि वो यात्रियों की सहूलियात के लिए सारे सुचारू तौर पर कदम उठाए, उनको सारी जानकारी हासिल कराए और साथ ही अगर फ्लाइट डिले होती है या उनका कैंसिलेशन होता है तो उनके रुकने, खाने, भोजन, तमाम तरह के प्रबंध एयरलाइंस कंपनियों को करने पड़ेंगे। इसके साथ ही अगर एयरपोर्ट पर स्टाफ की कमी है तो एयरपोर्ट पर स्टाफ को बढ़ाने का भी निर्देश सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन श्रीनिवास के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज।
आगे बढ़ते हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के 22वें कन्वोकेशन में शिरकत की। उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि हमारे पास मौजूद क़यादत की वजह से हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और अपने इंसानी वसाइल को तरक्की देने की ज़रूरत है। We have to upgrade our infrastructure. We have to develop our human resources. We must adopt and pursue right policies. But more importantly, it requires vision, it requires leadership, and it requires execution, all of which we fortunately have today. वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने अपना 5G स्टैंड 11 नेटवर्क डिप्लॉय किया है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम चांद के मुश्किल हिस्से पर उतर चुके हैं। हमने दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया है। हमने वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है और एक मुतहरिक स्टार्टअप कल्चर को फ़रोग़ दिया है। ये सब हमें आज मसनूई ज़हानत की आमद के लिए तैयार कर रहा है। We have deployed our own 5G stack. Remember, we couldn't do that for 3G, 4G. We have the world's largest digital public infrastructure. We have landed on the difficult side of the moon. We have erected the world's highest rail bridge. We have introduced the Vande Bharat Expresses. And we have spawned a vibrant startup culture. All that must today prepare us for the coming of artificial intelligence. अगली खबर बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में एक हिंदू नौजवान के मॉब लिंचिंग के मामले में 7 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये मालूमात बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं कि मेमन सिंह के वालुका में 27 साल हिंदू नौजवान दीपू चंद्रदास का पीट कर कत्ल मामले में रैपिड एक्शन बटालियन ने 7 अफराद को मुश्तबा तौर पर गिरफ्तार किया है। वाज़ेह है कि नौजवान रहनुमा उस्मान हादी को ढाका में गोली मार दी गई थी, जिससे वो शदीद जख्मी हुए थे। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। इसके बाद बांग्लादेश में तशद्दुद भड़क उठा और सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को हुजूम ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बांग्लादेश में हुए तशद्दुद पर बीजेपी रहनुमा दिलीप घोष ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। भारत की मुखालफत करके सियासत की जा रही है। ये तमाम वाक़यात वहाँ इंतखाबात में ताख़ीर के लिए की जा रहे हैं। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो किसी के लिए ठीक नहीं हो रहा है। भारत का विरोध करके वहाँ राजनीति चमकाने का प्रयास चल रहा है। ये सारे जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे की उद्देश्य है वहाँ का चुनाव को टालने का। जो वहाँ का बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी तो कोई सिर पैर नहीं है। अब जो उत्पातियाँ हैं उत्पात कर रहे हैं और वहाँ का बर्बाद कर रहे हैं। बांग्लादेश का कल्चर से लेकर के इकोनॉमी सब बर्बाद हो रही है। लोग त्राही कर रहे हैं, लोग विरोध करना भी शुरू कर दिए हैं। हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में चुनाव हो जाए और कोई सरकार बने, शांतिपूर्वक जैसा आगे बढ़ रहा था बांग्लादेश आगे बढ़ेगी। और पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी की एक खुसूसी अदालत ने तोशाखाना 2 बदनवानी मामले में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुजरिम करार देते हुए 17 साल कैद की सज़ा सुनाई है। उन पर तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। अडियाला जेल कॉम्प्लेक्स में होने वाली समाअत के दौरान अदालत ने उन्हें ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए सरकारी तहफ़ रखने और उनकी कद्र कम करने का मुजरिम करार दिया। सज़ाएं पीपीसी की दफ़ा 409 के तहत 10 साल और इंसदाद बदनवानी एक्ट के तहत 7 साल है, जो एक साथ चलेंगी। इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई और उनके वकला ने इस फैसले को सियासी तौर पर मुहरिक और झूठा ट्रायल करार दिया है। और T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट T20 वर्ल्ड कप आइंदा साल फरवरी और मार्च में खेला जाना है। टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होना है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने इस आलमी टूर्नामेंट के लिए भारत की 15 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। सूर्या कुमार यादव 2026 के T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, जबकि अक्षर पटेल को नायब कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल को 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हाल ही में 500 से जायद रन बनाने वाले ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया है। रिंकू सिंह को भी टीम में शामिल किया गया है। हालात के पेश नज़र बीसीसीआई ने 15 खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। इनमें सूर्य कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेट कीपर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल नायब कप्तान, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और आइसन को टीम में शामिल किया गया है। तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल मल्होत्रा और